हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोकस और 2D ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। अभी तक के हमारे जो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उसके अंदर ज्योमेट्री का एक लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने स्ट्रेट लाइंस के बारे में थोड़ी सी बात करी थी और साथ ही साथ अपन ने इसके अलावा सर्कल्स के लिए थोड़ी सी बात करी थी। ये कंसेप्ट एक बार मैं इस लेक्चर में रिकॉल करवाऊंगा। इसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि उसका एलिप्स में रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है और साथ ही साथ हम हाइपरबोला और कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेशन की भी बात करेंगे। और मेजर फोकस हमारा इस लेक्चर में लोकस ओरिएंटेड रहेगा। हमको एक्स और वाई, जो एक्स प्लस आयोटा वाई जो होता है हमारा जेड जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक्स और वाई में इक्वेशन, इसमें एक्स और वाई में रिलेशन, ये हमको अच्छे से निकालना आना चाहिए क्योंकि इस पर मेंस में और कभी कभी एडवांस में भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक 2D ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया ये मानते हुए अपन इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले अपन ये देखने वाले हैं कि जनरल स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि कभी भी अगर आपको लोकस का कोई प्रॉब्लम करना है कॉम्प्लेक्स में और अगर आपको डाउट है या आपको फॉर्म पता नहीं है तो आप हमेशा z को x प्लस आयोटा वाई रखकर उसको सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे लोकस के अंदर ये किन किन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। एक मॉड्यूलस हो सकता है उन इक्वेशंस के अंदर, एक z बार यानी कॉन्जुगेट हो सकता है और एक आर्गुमेंट हो सकता है। इसके अलावा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कंसेप्ट की बातें हो सकती है। इसीलिए हम इसको लास्ट में देख रहे हैं जहां हम ऑलरेडी अराउंड 8 लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के देख चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं। जनरल आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है जो आपने 2D के अंदर देखा होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहली फॉर्म जो हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में चीजें हो सकती है। जैसे अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट अगर थीटा दे रखा है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक रे की इक्वेशन हो जाती है। एक ऐसी रे जो जेड नॉट से शुरू होती है और जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, जिनको नहीं भी पता एक बार इससे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन होगी और ये एक रे को इंक्लूड करती है। अगर डायग्राम फॉर्म के अंदर इसको अपन बनाए तो पहले इसको आप z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में लिखो तो माइनस कॉमन ले लो, अंदर आपके पास टू माइनस थ्री आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं टू कॉमा माइनस थ्री। ये आपका मान लो हॉरिजॉन्टल है ना, लेवल है। और यहाँ से आप पाई बाय फोर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर थीटा ले लोगे तो ये जो लाइन आएगी ये इसी को, ये रे इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं बेटा बड़े ही आराम से, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। आप हमेशा z को किससे रिप्लेस कर दोगे, x प्लस आयोटा y से। तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x और माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा टू और आयोटा के साथ आ जाएगा हमारे पास y प्लस थ्री, ये पाई बाय फोर के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है आर्ग्यूमेंट पाई बाय फोर है तो आप टेन थीटा ले लो, टेन पाई बाय फोर टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ से अगर अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपन को x माइनस टू वाई प्लस थ्री के बराबर मिल जाएगा, जिसको हम एक तरफ ले जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना जो हमने ज्योमेट्री के लेक्चर में भी बोला था कि अगर आपके पास यहाँ पर ऐसी लाइन आ रही है, क्योंकि हमें पता है शुरू तो टू कोमा माइनस थ्री से ही हो रही है और टू कोमा माइनस थ्री आप पुट करोगे तो इस पे लाई भी करता है, तो लाइन ये आ जाएगी पूरी। लेकिन हमें ये पूरी लाइन नहीं लेनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ पाई बाय फोर एंगल वाला हिस्सा लेना है, यानी कि ये वाला। अगर हमने ये हिस्सा भी ले लिया तो ये आपका पाई बाय फोर नहीं माइनस का थ्री पाई बाय फोर होगा। तो अगर इसी इक्वेशन में पाई बाय फोर की जगह माइनस थ्री पाई बाय फोर होता तो ये हिस्सा आता, बट इसको अभी इंक्लूड नहीं करना। अभी के लिए आंसर में सिर्फ इतना ही हिस्सा होगा लाइन का, इसलिए इसको रे भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर आर्गुमेंट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा एक ऐसी लाइन होती है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर भी है, तो इस पर अगर अपन कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका ए से और बी से डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो जैसे मान लो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बी। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं जिसपे कोई पॉइंट है z, तो z माइनस जेड ए यानी ये मॉड्यूलस ये इसके बीच का डिस्टेंस देगा और मॉड z माइनस जेड बी इनके बीच का डिस्टेंस देगा। तो जब अपन इनको बराबर कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
तो लेट से मैं लिखता हूँ z माइनस वन प्लस थ्री आयोटा का मॉड बराबर z माइनस टू। तो अपन यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, तो वन माइनस थ्री आयोटा आ जाएगा, और यहाँ तो z माइनस टू ही है। तो इसका मतलब ये जो z है ये किस पे लाई करेगा, ये वन कॉमा माइनस थ्री और टू कॉमा जीरो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। और ये इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। पहले आप यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, उसके बाद आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हमारे पास आ जाएगा जीरो माइनस माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन। तो परपेंडिकुलर जो होगा m1 m2 माइनस वन होता है, तो इसका स्लोप माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। तो ये स्लोप आ गया और पॉइंट मिड पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको बता रखा है कि आप इसके सिनेरियो के अंदर क्या कर सकते हैं, z को x प्लस आयोटा वाई रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। तो अगर आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते तो बेटा z को x प्लस आयोटा वाई रख दो दोनों ही जगह, इधर भी और राइट हैंड साइड के अंदर भी। अब आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस थ्री, और इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस टू प्लस आयोटा टाइम्स वाई। अब दोनों तरफ मॉड ही है तो स्क्वायरिंग कर दो, तो x माइनस वन का स्क्वायर और y प्लस थ्री का स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड कट हो जाएगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। एक और फॉर्म भी यहाँ पर होता है ना। तो अगर मान लो आपके पास जैसे ये लाइन है, तो लाइन पे अगर आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट से z1 और z2, मतलब दो दे रखे हैं और तीसरा निकालना है z। तो अगर ये कोलिनियर है बेटा तो अपन यहाँ रोटेशन लगा सकते हैं। लेट से आप z और z1 के बीच में लगा रहे हो और z1 और z2, तो हम बोल सकते हैं रोटेशन थ्योरम जो हमने सीरीज में देखी है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z1 z2 माइनस z1 बराबर जीरो, है ना। z2 को सेंटर मानते तो आर्ग्यूमेंट पाई भी आ जाता। तो अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट जीरो आता है या पाई आता है तो वो लाइन बन जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब यहाँ पर इसके केस के अंदर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट z माइनस जेड वन, लॉग का रूल लगता है, ये हमने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में देखा था लेक्चर टू में। और इसको एंगल ए मान लेंगे, इसको एंगल बी मान लेंगे, तो इस सिनेरियो में एंगल ए एंगल बी बराबर हो जाएंगे। तो आप दोनों का आर्ग्यूमेंट निकाल के इक्वल कर सकते हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। और एक लास्ट फॉर्म, वन और टू ज्यादा फेमस है, थर्ड फोर्थ थोड़ी कम पॉपुलर है। थर्ड वाली फॉर्म ऐसी होती है कि अगर ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरली कांस्टेंट होता है और क्वेश्चन में गिवन होता है, तो अगर आपके पास ऐसा है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस के यहाँ पे रियल नंबर है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल वन प्लस टू आयोटा जेड बार, है ना, प्लस वन माइनस टू आयोटा जेड, और प्लस के अंदर मान लो थ्री है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता तो मैंने आपको जो तरीका बताया वही यूज करना है अपन को, x प्लस आयोटा वाई। ये z है तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो अब अगर अपन इस लाइन को निकालना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे हम, z बार की जगह रख देंगे x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, और z की जगह अपन यहाँ पर रख देंगे x प्लस आयोटा वाई। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस टू आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना, टू आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस टू हो जाएगा, और इधर आ जाएगा x माइनस टू आयोटा एक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो साथ के अंदर आ जाएगा आयोटा वाई, और फिर से हमारे पास आ जाएगा टू वाई, और प्लस के अंदर थ्री है, ये जीरो हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखोगे बेटा तो ये आयोटा वाला पार्ट जो है ना ये कैंसिल हो रहा है, और पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बच जाएगी। तो ये फोर्थ फॉर्म भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये रिप्रेजेंटेशन हमें ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रेट लाइन की बातें थी। बेसिक आइडिया आपको सब में रियलाइज हो गया होगा कि एक्चुअल जो माल मसाला है वो सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई रखने में। सेकेंड फॉर्म सर्कल की है, सर्कल की बात भी अपन मॉड से कर चुके हैं। पहली फॉर्म हमने देखी थी, अगर z माइनस जेड नॉट बराबर r हो, तो ये एक ऐसा सर्कल है बेटा जिसका जो सेंटर है ये जेड नॉट होगा, और जो रेडियस होगा हमारे पास, ये रेडियस r के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल z माइनस टू प्लस थ्री आयोटा बराबर में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फोर। तो आप पहले माइनस कॉमन लो, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का टू माइनस थ्री आयोटा से डिस्टेंस हमेशा फोर है, इसलिए टू कॉमा माइनस थ्री सेंटर हो जाएगा और रेडियस फोर हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं आता तो z को अपन क्या रख देंगे, x प्लस आयोटा वाई,
एक्स प्लस आयोटा वाई रखने से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अपन दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर और वाई प्लस थ्री का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। जिन बच्चों ने 2D पढ़ी है वो रिलेट कर सकते हैं कि इसका मतलब 2 माइनस थ्री इधर सेंटर है और रेडियस इसका 4 है। तो ये फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हमको यहाँ पर याद रखनी है। एक और फॉर्म जो हमने डिस्कस करी थी ज्योमेट्री वाले चैप्टर में था वो था आर्ग्यूमेंट। तो हमने बोला था कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन बराबर थीटा होता है तो थीटा अगर एक्यूट है तो रोटेशन से हम देख सकते हैं कि इधर डिनोमिनेटर में z1 है तो ये नीचे आएगा, z2 ऊपर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। फिर हमने कहा था कि अगर थीटा हमारे पास इधर ऑप्ट्यूज हो जाए तो यहाँ पर एक्यूट के केस के अंदर तो हमें सर्कल की एक मेजर आर्क मिलती थी। सर्कल तो पूरा है पर एक्चुअल आंसर हमारा ये मेजर आर्क होता था। तो थीटा एक्यूट में हमें मेजर आर्क मिलती थी। थीटा अगर ऑप्ट्यूज होता था तो उसके केस के अंदर हमें माइनर आर्क मिल जाती थी। ये वाला जो है तो जैसे मान लो ये Z1 है और Z2 है तो इसके अंदर भी अपन इसी तरह से इसको बनाने की कोशिश करते थे, थीटा एंगल ही लेते थे। पर अब जब सर्कल बनाते थे तो इस तरह से आता था और एंगल हमारा अब ये एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ही थीटा ऑप्ट्यूज हो जाता था। फिर हमने कहा था कि बेटा अगर थीटा पाई बाई टू है तो हमें सेमी सर्कल मिल जाएगा और अगर अपन इसकी जगह थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई टू ले लेंगे तो पूरा सर्कल मिल जाएगा। और जहां पर इन दोनों सिनेरियो में Z1 और Z2 क्या होते थे, डायामीटर के एंड पॉइंट्स हो जाते थे। तो मैं इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल रिकॉल करवा लेता हूँ आपको। जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ आपको दे रखा है z माइनस वन अपॉन जेड प्लस आयोटा इक्वल टू पाई बाय फोर। ठीक है, तो अब इसके सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, पहले तो अपन लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, इनको सेपरेट कर देंगे, आर्ग्यूमेंट लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब z की जगह अपन यहाँ x प्लस आयोटा वाई रख देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा वाई, है ना। और माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस वन। अब यहाँ पर अपन दोनों साइड tan थीटा अप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये अपने आप में एक एंगल होगा a और ये एंगल होगा b। अब दोनों साइड अपन tan अप्लाई कर लेंगे तो tan a माइनस बी लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होता है tan a जो कि इसके आर्ग्यूमेंट का tan थीटा है माइनस tan b जो इसके आर्ग्यूमेंट का tan थीटा है अपॉन वन प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, और ये आ जाएगा पाई बाय फोर के बराबर। जो इसका भी tan लेना है तो tan पाई बाय फोर वन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन इस केस के अंदर हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पर अपनी फाइनल कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अगर हम ध्यान रख के प्रॉपर एलसीएम लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कट कर सकते हैं वो कट करेंगे तो फाइनली हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये अपन ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। तो कुछ कट हो रहा है तो हम उसको कट भी कर सकते हैं और सर्कल बच जाएगा। पर अगेन पाई बाय फोर है तो पूरा का पूरा सर्कल नहीं लेना है, जो भी सर्कल आ रहा है अगर ये Z1 Z2 है जो दो पॉइंट्स थे तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, मेजर आर्क लेंगे। एक्यूट में ऑप्ट्यूज होता तो क्या लेते हैं, माइनर आर्क। और एग्जैक्टली सर्कल ही रिप्रेजेंट करना है। मान लो आर्ग्यूमेंट ले लिया हमने z माइनस आयोटा अपॉन जेड माइनस टू माइनस आयोटा और इक्वल टू में ले लिया प्लस माइनस पाई बाई टू। तो अब ये डायरेक्टली डायमेट्रिक फॉर्म हो जाएगी जिसके अंदर एक एंड पॉइंट माइनस कॉमन ले लो बेटा तो टू प्लस आयोटा टू कॉमा वन बनेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो जीरो कॉमा वन बनेगा। तो इसमें ना सिर्फ पाई बाई टू ऊपर का भी ले सकते हैं, डायमेट्रिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायमीटर ही 90 डिग्री बनाता है। बट आप माइनस पाई बाई टू नीचे का भी ले सकते हैं और पूरा सर्कल बन जाएगा। तो आप डायमेट्रिक फॉर्म लगाएंगे तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू से सर्कल आ जाएगा। और आप आर्ग्यूमेंट वाले तरीके से भी निकालेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ग्यूमेंट वाली सेकेंड फॉर्म जो मैं याद रखनी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो डायमेट्रिक फॉर्म की तरह ही है ना। पाइथागोरस लगेगा कि जैसे ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो डायमीटर 90 बनाता है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं कि जैसे ये लेंथ होगी मॉड z माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस दूसरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी मॉड z माइनस जेड टू का स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर। और मॉड जेड स्क्वायर आपको पता है ये किसके बराबर होता है, जेड जेड बार के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर दोनों ही केस के अंदर क्या कर देंगे, जेड जेड बार वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी
जहाँ पर जो एंड पॉइंट्स है डायमीटर के वो Z1 और Z2 है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका आर्ग्यूमेंट से भी होता है बेटा, तो रोटेशन लगाओगे तो आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इज पाई बाई 2। और ये आप आर्ग्यूमेंट में लॉग की प्रॉपर्टी लगा के tan थीटा भी कर सकते हो, या दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो कि क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 होता है तो नंबर बन जाता है प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और रियल पार्ट ऑफ z z प्लस जेड बार अपॉन 2 है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद है ये, और इसका जो भी कॉन्जुगेट आएगा ये, इन दोनों का सम जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो वापस सेम फॉर्म बनेगी जो पाइथागोरस से आ रही थी। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है कि नंबर इमेजिनरी है या आपका रियल पार्ट जीरो है या आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 है, या पाइथागोरस लगा के सर्कल तक पहुंच सकते हैं। और एक लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म सर्कल की जो हमारे पास आएगी, जो हमें याद रखनी है, वो हमारे पास ऐसी है कि अगर आप z माइनस Z1 यानी किसी नंबर z का Z1 से डिस्टेंस और किसी नंबर z का Z2 से डिस्टेंस अगर k हो, डिस्टेंस है तो k नेगेटिव नहीं होगा, k 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, जो हमने अभी देखा था जहाँ मॉड z माइनस Z1 बराबर मॉड z माइनस Z2 था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये 1 नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अगर k 0 हो जाए तो उसके केस में तो पॉइंट ही हो जाएगा कि भाई डिस्टेंस ही जीरो हो गई, मतलब z बराबर Z1 ही बन गया। अदरवाइज अगर कोई और केस है इसके केस के अंदर तो ये सर्कल बन जाएगा। ये इस साल 2023 मेंस में भी आया था। फॉर एग्जांपल मॉड z माइनस 2 माइनस आयोटा अपॉन मॉड z माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अपन ये सर्कल है, अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से पहले एक बार अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना पड़ेगा। तो अगर अपन x प्लस आयोटा y पुट करेंगे और अगर अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में अच्छे से कन्वर्ट करके स्क्वायरिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि सर्कल ही आ रहा है। तो जैसे आप राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर सकते हो, और राइट हैंड साइड स्क्वायर करने के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड को भी अगर आप यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे तो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। अब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग को सॉल्व करोगे तो ये देखोगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम आएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह का सर्कल निकलवा सकते हैं। ध्यान रहे सेंटर और रेडियस पूछा जाता है, तो सेंटर और रेडियस आपको निकालना आना चाहिए, उसके लिए आपको 2D की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक और फॉर्म होती है, वैसे उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जैसे लाइन के लिए देखा था, तो जेड जेड बार जिसको आप मॉड जेड स्क्वायर भी बोलते हो, ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो वो जो लाइन का हमारा ये रिप्रेजेंटेशन था, इसमें जेड जेड बार ऐड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाता है। तो लाइन की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ऐड हो जाए तो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल ऐसे भी आता है, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे, कहीं अगर आ जाए और अटक रहे हो तो बेटा जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख देना। ठीक है, चलो तो इसके अलावा दो चीजें और देखेंगे जिसमें एलिप्स और हाइपरबोला की बात करेंगे बेटा, तो इनकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एलिप्स एक ऐसा कर्व होता है जिसमें अगर अपन ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो उसका दोनों के दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस का सम है, ये सम हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो 2a के बराबर आ जाता है, और वर्टिकल है अगर तो 2b के बराबर आ जाता है। तो कई बार इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर भी लिखा जाता है कि जैसे अगर मैंने लिख लिया कि मॉड z माइनस Z1 प्लस मॉड z माइनस Z2 इज इक्वल टू k, तो ये एलिप्स हो सकता है। बट इसमें ध्यान रखना बेटा कि ये जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ये, तो मॉड z माइनस Z1 ये डिस्टेंस होगी, Z1 Z2 यहाँ पर दोनों फोकस हो जाएंगे, और k जो है ये 2a हो जाएगा, तो ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। तो दो साइड्स का जो सम होता है बेटा ट्राइंगल में, वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो k आपके पास आ रहा है, ये k दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस से बड़ा हो तो ही ये एलिप्स हो सकता है, वरना ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा बेटा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब कि ये जो pf1 प्लस pf2 है ये f1 f2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर ही आ गया, तो फिर ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। मतलब f1 p और f2 एक ही लाइन में हो जाएंगे, तभी pf1 प्लस pf2 f1 f2 आ सकता है। तो इस सिचुएशन में ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और अगर ये k हमारा लेस देन मॉड z1 माइनस z2 है तो ये फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि कोई भी लोकस आए। सम ऑफ टू साइड्स कैन नॉट बी लेस देन थर्ड साइड।
ग्रेटर देन थर्ड साइड है तो एलिप्स हो जाएगा, और लेस और इक्वल टू थर्ड साइड है तो फिर वो लाइन सेगमेंट है। और लास्टली अपन थ्योरी में आज की लेक्चर की जो बात करेंगे वो है हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला में भी इसी तरह एलिप्स की तरह ही दो फोकस होते हैं, बस प्रॉपर्टी में सम की जगह हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि भाई अगर ये दो फोकस हैं F1 F2 जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में Z1 Z2 हो सकते हैं, और कोई नंबर कोई पॉइंट है P जिसको कॉम्प्लेक्स में Z लिख सकते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है PF1 माइनस PF2 की, तो ये PF1 माइनस PF2 हमारे पास किसके बराबर आता है, 2a के बराबर, जो जैसे एलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ थी या ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाती है। अगर वर्टिकल हाइपरबोला है तो ये 2b बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम बोल सकते हैं कि भाई मॉड z माइनस Z1 और मॉड z माइनस Z2 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ये k के बराबर है, तो हाइपरबोला हो जाएगा, जहाँ Z1 Z2 जो है ये फोकस का काम कर लेंगे, और k जो है वो F1 F2 के बीच की k जो है वो 2a की डिस्टेंस हो जाएगी ऐसा। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, हमने यहाँ पर मॉड लगाया है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो लोग ये मॉड नहीं लगाते, तो फिर k प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो माइनस दिखे तो घबराना नहीं, चेक कर लेना मॉड नहीं है क्या। अगर मॉड नहीं है तो k नेगेटिव का 2a भी आ सकता है। अब इसके केस के अंदर अगर k नेगेटिव का हो तो आप उसको प्लस ही कंसिडर करना कंपैरिजन करते वक्त। अब इसमें भी क्या होगा बेटा, ये डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, PF1 PF2 डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स है, तो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ये जो k है ये लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो एलिप्स से जस्ट उल्टी कंडीशन आ जाती है कि अगर डिफरेंस बिटवीन टू साइड थर्ड साइड से छोटा है तो ही ट्राइंगल बन पाएगा, तो ही ये हाइपरबोला हो पाएगा। अगेन अगर ये बराबर हो गया, मतलब कि PF1 माइनस PF2 की लेंथ जो है वो F1 F2 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब P जो है वो F1 F2 लाइन सेगमेंट पर नहीं होगा, ये जो लाइन आ रही है F1 F2 की, इस लाइन सेगमेंट को छोड़ के P वहां कहीं पर भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में PF1 माइनस PF2 F1 F2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके केस के अंदर वो लाइन पर होगा, बस F1 F2 के बीच में नहीं हो सकता, F1 F2 वाली लाइन पे होगा। और अगेन अगर k डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड हो गया तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये थ्योरी है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको कॉम्प्लेक्स में समझनी चाहिए। और बॉटम लाइन ये है कि कहीं भी अगर अटक जाए तो बेसिक मॉड आर्ग्यूमेंट कॉन्जुगेट ये पता होना चाहिए, और z को x प्लस आयोटा y लिखना आपको आना चाहिए। तो अभी के अपने रिमेनिंग लेक्चर के अंदर अपन 7-8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको लोकस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आप पॉज करके ट्राई करना। अभी के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, और क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड लोकस ऑफ z। और क्या दे रखा है यहाँ पे, मॉड z प्लस 4 आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल टू 2। तो अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि ये रेशियो k जो है ये 0 है तो पॉइंट होता है, 1 है तो आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, इसके अलावा सर्कल आता है। तो ये सर्कल की ही इक्वेशन है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप इसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप पॉज करके ट्राई करेंगे, मैं फिलहाल के लिए सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। तो अपन दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसके केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। अब z को अपन x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो z को अगर अपन x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x और y के अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसमें अपन दोनों साइड मॉड लगाकर क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अपन मॉड लगा चुके हैं, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी स्टेप में अगर आपने किसी भी तरह की गलती करी तो वो गलती अपन को बहुत भारी पड़ सकती है। तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से खोलनी पड़ेंगी, आपको कैलकुलेशन पर पूरा पूरा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम फाइनल आंसर सही पर आ पाएंगे। अगर चीजें सही आते हुए भी अगर गड़बड़ कर देंगे तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सर्कल आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर्कल में हमें पता है एक्स वाई नहीं होता और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। तो रेडियस और सेंटर के लिए सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, और रेडियस जो है वो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। पर बेटा ये फॉर्मूला अपन 2D में तभी लगा पाते हैं जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो पहले 3 से इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर अपन सेंटर रेडियस के लिए तैयार हैं, तो x तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, y का आधा करके साइन चेंज कर दो, ये सेंटर आ गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप इसको 8 आयोटा बाई 3 भी लिख सकते हो।
और रेडियस जो है ये हमारे पास आ जाएगा √g² प्लस f का स्क्वायर और माइनस का c, ऐसा। और इसको रूट ले लोगे तो 100/9 का रूट आ जाएगा 10/3। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों ही आ जाएगा। तो इसी तरह के लोकस के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। इसके अंदर भी आपको लोकस ही फाइंड आउट करना है ना। तो क्वेश्चन 2 में आपको दे रखा है रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल टू आ गया 0। तो बेटा रियल पार्ट अगर 0 है तो मतलब प्योरली इमेजिनरी है, मतलब z का रियल पार्ट होता है z प्लस जेड बार बाई 2। तो अगर वो 0 है तो मतलब अगर z का रियल पार्ट 0 है तो z और z बार का सम 0 होता है। तो आप x प्लस आयोटा वाई से भी कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई रखो, रैशनलाइज कर दो और रियल पार्ट 0 कर दो। और कैलकुलेशन थोड़ी सी बचानी है तो z के टर्म्स में ही चलने दो, z प्लस जेड बार का सम 0 कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट 0 करना होता तो z माइनस जेड बार को 0 कर देते। तो ये नंबर z है और ये उसका पूरे का कॉन्जुगेट है और ये सम 0 कर रहे हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। अब अपन एलसीएम ले लेते हैं और न्यूमरेटर 0 कर देते हैं, है ना, डिनोमिनेटर से तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो एलसीएम ले लेंगे और हम इसके न्यूमरेटर पे काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा ध्यान से करना है अपन को। तो यहाँ जेड बार कट हो रहा है आई थिंक, और जेड भी कट हो रहा है, तो 2 बच रहा है और ट्वाइस ऑफ जेड जेड बार आ रहा है। और जेड जेड बार आपको पता है क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप z को x प्लस आयोटा वाई रख दो तो यहाँ से आपके पास ओरिजिन सेंटर के यूनिट रेडियस की इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन, है ना। अभी तक हमने सर्कल ही देखा है। एक और एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया था पहले कि अगर z z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस k अगर ये 0 के बराबर है तो ये भी एक सर्कल हो सकता है। तो ये भी देखने पर इक्वेशन सर्कल की है। तो z z बार मॉड z स्क्वायर है, इसको अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेंगे। आई होप आप डायरेक्ट सॉल्यूशन रीड नहीं कर रहे हैं, आप पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व कर रहे हैं। फिर z को अपन x प्लस आयोटा वाई लिख देंगे और z बार को अपन x माइनस आयोटा वाई लिख देंगे। अब अपन इसको भी सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो ये तो पार्ट रियल ही है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आयोटा x, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा माइनस वाई, माइनस का आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y जो माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको अपन कट कर देंगे। और ये अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब एक्चुअली सर्कल तो है ये, रेडियस निकालोगे बेटा तो 0 आएगा। तो ये एक्चुअली पॉइंट सर्कल है, मतलब ये एक्चुअली पॉइंट है। 0,1 जो सेंटर है और रेडियस 0 है, तो ये एक्चुअली 0,1 पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट सर्कल को भी अपन सर्कल ही बोलेंगे, भले ही एक पॉइंट ही हो। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रखा है अपन को z-1 अपॉन z+1 बराबर π/2। तो ये पूरा सर्कल तो नहीं है, ये सेमी सर्कल है और π/2 है तो डायमीटर होगा। तो 1,0 ऊपर आ रहा है, माइनस कॉमन ले लोगे तो, और नीचे माइनस कॉमन लोगे तो -1,0 आ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री चलेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ x प्लस आयोटा वाई नहीं रख रहा बेटा, अपन ने जो थ्योरी करी है डिस्कस उसी बेस पे डायमेट्रिक फॉर्म डायरेक्टली लगा दूंगा मैं इन दोनों पॉइंट्स की। तो अगर मैं यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म लगाऊंगा तो हमारे पास पूरा पूरा सर्कल आएगा, बट आपको पता है हमें सर्कल का सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला सेमी सर्कुलर हाफ लेना है। अगर यहाँ प्लस माइनस π/2 होता तो पूरा सर्कल आ जाता। तो यहाँ से हमारे पास एक सेमी सर्कल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। ये आप मेरे को बताओगे कौन सा एग्जाम्पल है। लेट्स से मॉड z-1 और ये इक्वल टू है मॉड z+1 के। तो ये क्या है, हाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। आप x प्लस आयोटा वाई भी रख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि भाई इसकी 1,0 और -1,0 से डिस्टेंस क्या है, बराबर। तो 1,0 और -1,0 आपको पता है कहाँ पर होते हैं। अगर आप XY प्लेन बनाओगे तो -10 यहाँ होगा और 1,0 हमारे पास इधर कहीं आ जाएगा। और इसके बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बेटा खुद y एक्सिस ही होती है। तो अगर आप यहाँ x प्लस आयोटा वाई रख कर सॉल्व करोगे तो आपको y एक्सिस ही मिल जाएगी। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो पार्ट है ये भी अगेन बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको इसका लोकस बताना है, लोकस क्या है, और एसेंट्रिसिटी भी पूछिए। तो कोनिक सेक्शन की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप एसेंट्रिसिटी भी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो।
तो अब ये देखने में तो एलिप्स जैसा ही है, क्योंकि Z1 और Z2 से डिस्टेंस जो है वो फिक्स आ रही है k। तो Z1 और Z2 आ जाएंगे, एक -2,0 और एक 2,0। तो Z1 माइनस Z2 ये डिस्टेंस आ रही है 4। अब हमने बोला था इसमें दो साइड का जो सम आ रहा है k, ये 4 से बड़ा होगा तो ही ये एलिप्स है। तो ये बड़ा है 6 4 से, इसलिए ये एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में अगर आपने कोनिक पढ़ा है तो आपको पता होगा दो फोकस के बीच की डिस्टेंस 2ae होती है ना। ये 4 के बराबर है। और ये जो फोकस से डिस्टेंस निकाली 2ae, इसके अलावा ये 2a होता है। तो अगर अपन इनको डिवाइड कर दें कि भाई 2a 6 है और 2ae 4 है, तो e हमारे पास 4/6 आ जाएगा, यानी इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 2/3 है। जो सही भी है, क्योंकि बेटा एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी ही होती है, ये अपन को पता है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये आप बताओगे। लेट्स से z -8 -2 आयोटा ये दे रखा है, और माइनस में हमारे पास है z+2 आयोटा। ठीक है, और इसके केस के अंदर ये इक्वल टू 1 दे रखा है। तो मॉड नहीं लगा हुआ, फिर भी ये क्या होगा, हाइपरबोला। तो अब इसके केस के अंदर हमें ऑल्दो चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन सेगमेंट तो नहीं है किसी भी तरह से, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन साइड्स 1 दे रखा है, और फोकस अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो 8,2 आ जाएगा बेटा। इसी तरह यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा -2,1। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो आ रही है हमारे पास यहाँ से यहाँ, ये 10 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √101 आ रही है। तो ये थर्ड साइड होती है, और डिफरेंस बिटवीन द टू साइड जो आ रहा है ये हमारे पास 1 आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ कोर्स छोटा है, तो ये इंडीड क्या हो जाएगा, हमारा हाइपर बोला हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर 2a बराबर 1 है और 2ae बराबर √101 है, तो एसेंट्रिसिटी √101 आ जाएगी, जो ऑल्दो बहुत बड़ी है बट सही भी है, क्योंकि हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से हमारे पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। एक एग्जांपल अपन यहाँ पर जाने से पहले स्ट्रेट लाइन का भी कर लेते हैं, है ना। तो ये ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 1 + i/z, माइनस के अंदर दे रखा है हमें 1 माइनस, एक सेकेंड, इन्होंने प्रिंटिंग में सही नहीं लिखा है। तो माइनस में हमें दे रखा है आयोटा -1 z बार और +2 आयोटा इक्वल टू 0, +2 इक्वल टू 0। तो ठीक है, अपन दूसरा देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डेटा सही नहीं है। लेट से ये दे रखा है हमें, हाँ, तो 1 + i/z माइनस में 1 - i/z बार +2 आयोटा इक्वल टू 0। तो इन्होंने पूछा है कि इसका स्लोप क्या है, मतलब बेसिकली ये लाइन क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो z की जगह क्या रख देंगे, x + i/y। कहीं भी अगर लोकस में अटक जाए तो अब आपको इस पॉइंट पर पता होना चाहिए कि z की जगह हमें क्या रखना है, x + i/y, और ये सम अब इक्वल टू 0 करना है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो x आ जाएगा, x के साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस में i/x, प्लस में आ जाएगा i/y माइनस y। फिर इधर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -x प्लस i/x प्लस i/y माइनस y प्लस 2 आयोटा बराबर 0। तो x कट हो रहा है यहाँ पे, y भी कट हो जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आयोटा को उधर भेज देंगे, अब ये स्लोप आ जाएगा -1, यानी कि 135 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको 2D लोकस और कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन समझ आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर करें। कमेंट्स के अंदर आपकी क्वेरीज लिख सकते हैं। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी आपकी बुक्स है ना, एक स्पेशल वीडियो था जिसमें बुक्स के बारे में डिस्कशन भी किया था। तो अब आप कोई भी बुक लगा सकते हो, कोचिंग का मटेरियल लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, और अगले चैप्टर का सजेशन आप कमेंट्स में बता सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज भी फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह खत्म हो गई है। तो आपको सीरीज पसंद आई तो ज़रूर मुझे बताएं, और सजेशंस बता सकते हैं। चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।